सरकार के गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को पीएम ने दिल्ली बुलाया, सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आज इंडिया गठबंधन की बैठक। दिल्ली में आज शाम शुरू होगी इंडिया गठबंधन की यह अहम बैठक। सरकार गठन के लिए बैठक में होगा मत। यूपी में सपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। चुनाव में सपा को मिली 37 सीटें, बीजेपी 33 सीटों पर सिमटी। कांग्रेस को 7, आरएलडी को 2 सीटें मिली। बीएसपी का नहीं खुला खाता। यूपी में फिर से तैयार हो गई चुनाव की जमीन। 9 सीटों पर होगा चुनाव लड़ने वाले अलग अलग दलों के 14 विधायकों में विधायक जीते। 52 साल के हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। मेरठ में बच्चों के सामने पिता की हत्या, पुरानी रंजिश का मामला। हत्या करने वाला आरोपी मौके से फरार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है। कन्नौज पहुंचे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। सैफई से पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं अखिलेश का यह काफिला पहुंचा हुआ है। पार्टी कार्यालय के बाहर सपा सुप्रीमो का स्वागत किया गया और ये जोरदार स्वागत समर्थकों की ओर से। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल पहले से इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे और जैसे ही सपा सुप्रीमो पहुंचे तो यहां पर जोरदार स्वागत किया गया। कन्नौज से अहम खबर। तो अच्छी खासी जीत हासिल करने के बाद कन्नौज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। क्योंकि समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा यूपी में और इसको लेकर समाजवादी पार्टी में खुशी का माहौल। और इसी बीच कन्नौज जब सपा सुप्रीमो का काफिला पहुंचा तो यहां पर जो समर्थक थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो फिलहाल स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे। तो अब आगे क्या, इस पर सबकी नजर, क्योंकि इंडिया गठबंधन की भी अहम बैठक और लगातार अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो कौन सा दल किसको समर्थन करेगा, अब इस बात पर चर्चाएं जो हैं जोरों पर हैं। राजनीति तेज है और लगातार जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो फिलहाल 8 या 9 तारीख को हो सकता है और उससे पहले एक जो बड़ी कोशिशें हैं पार्टियों की तरफ से, चाहे इंडिया गठबंधन के लिए कहा जाए या फिर सत्ता पक्ष के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अभी चिंतन और मंथन का दौर जारी है। और इसी बीच अहम खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। लगातार ये अहम खबर सामने आ रही है, आपको बता रहे हैं ये अहम खबर कि 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 जून को नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं। तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है राष्ट्रपति भवन में। तैयारियां शुरू हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अहम बैठकों का दौर जारी है।
तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह की जो तैयारियां हैं वो शुरू हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं। ये अहम खबर सामने आ रही है। 8 जून को ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। क्योंकि इस बार जो नतीजे सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और दूसरी तरफ इन नतीजों को देखते हुए इंडिया गठबंधन भी अहम बैठक करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं अखिलेश सिंह। अखिलेश, तीसरी बार शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री, ये खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अब जो चुनाव नतीजे आने के बाद आंकड़े जो इसमें स्टैंड कर रहे हैं और खासकर एनडीए के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए को बहुमत मिल गया है और आज कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा पूरी कैबिनेट सौंप देगी राष्ट्रपति को। उसके बाद एनडीए की शाम को बैठक होगी। बैठक के बाद एनडीए में नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और मोदी को नेता चुने वादे के बाद दावा पेश करेंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रपति 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ दिला सकती हैं। तो ये अभी आंकड़ों के लिहाज से और एक जो प्रक्रिया है उस लिहाज से ये चीजें सभी संभव मानी जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जितना जल्दी सरकार का गठन कर लिया जाए, क्योंकि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को इतना मौका ना दिया जाए कि वो कहीं किसी एनडीए के कोई भी घटक दल को तोड़ने में कामयाब हो जाएं या कोई कहीं भटकने में कामयाब हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल अखिलेश, जो स्थिति है बड़ी दुविधापूर्ण है इस बार, जिस तरीके से नतीजे और रिजल्ट सामने आया है इसमें, और इसी को लेकर शायद अभी भी चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन की बैठक और बैठक के बाद क्या कुछ रहेगा, क्योंकि लगातार टीडीपी की तरफ से जो कई मंत्री पद हैं, मंत्रालय की डिमांड की जा रही है, जो अहम खबर अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में एक अलग तस्वीर नजर आ रही है। नीतीश कुमार पर कैसे भरोसा किया जाए, यह भी एक अहम सवाल है। बिल्कुल, इस बार की जो सरकार केंद्र बनेगी उस सरकार चाहे वो इंडिया गठबंधन की बनने को मौका मिले या फिर एनडीए के गठबंधन की बनने जा रही। एनडीए की अगर सरकार बनने जा रही है तो उसमें भी जो भी घटक दल कोई भी शामिल है वो उसका पार्टी का नेता इस बार बार्गेनिंग करने के लिए खुला मंच देख रहा है। क्योंकि पिछली बार एनडीए की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने अकेले दम पर बहुमत को पार करके आंकड़ा ले गई थी और एनडीए के बाकी सहयोगी दलों के साथ बड़ा आंकड़ा बन रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में नहीं थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव में बहुमत नहीं मिला है, वो बहुमत से काफी पीछे है। इस लिहाज से अब ये सरकार बैसाखियों की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी, गठबंधन में शामिल दलों पर निर्भर सरकार होगी। लिहाजा ये गठबंधन के जो नेता हैं इसका मौके का फायदा उठाते हैं और मौके का फायदा उठाकर वो सरकार पर दबाव बनाने या सरकार का जो भी प्रधानमंत्री चुना जाएगा उस पर दबाव बनाकर वो अपने मन मुताबिक मंत्रालय मलाईदार पदों की मांग कर जरूर करते हैं और मंत्री की संख्या भी बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि अखिलेश, ये सिलसिला जो है शुरू भी हो चुका है। अगर चंद्रबाबू नायडू का जिक्र किया जाए तो फिलहाल इनकी स्थिति क्या कुछ कह रही है, कहा किस ओर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, और साथ ही जो दिल्ली की तस्वीर निकलकर सामने आई, यहाँ पर भी गठबंधन जो है कमाल कर नहीं पाया। बिल्कुल, दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव में इंडिया गठबंधन कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वैश्विक क्लीन स्वीप करते नजर आई जैसे कि उसको पहले मिला था। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो चंद्रबाबू नायडू बार बार एनडीए और एनडीए के नेताओं को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा दिलाते नजर आ रहे हैं और यहाँ तक भी वो मीडिया से भी बात कर रहे थे। उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान कहा कि आप लोग तो खबरों की तलाश में रहते हो, कोई न कोई खबर तो निकाल ही लेते हैं, तो आप लोग चाहते हैं तो हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, एनडीए की मीटिंग में भाग लेने जा रहे हैं और हम कहीं भी कोई भी एनडीए से अलग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो लिहाजा अभी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये स्टैंड बाकायदा कायम है कि वो एनडीए के साथ हैं। दूसरा और एक आपको अपडेट बताएं कि इसी प्रकार बिहार से ताल्लुक रखने वाले चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, तो उस पार्टी के 5 सांसद जीते, यानी चिराग पासवान की अगुवाई में 5 सांसद जीते हैं। तो वो चिराग पासवान लगातार
चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने सभी सांसदों के साथ मिले थे, उनसे सहयोग की उन्होंने बात की थी। इसके साथ साथ चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एनडीए की वो बैठक में शामिल होंगे, एनडीए की सरकार में वो शामिल होंगे, और वो एनडीए से उनका पहले भी अच्छा नाता था, आज भी उनका अच्छा नाता। ये सफाई जब नेताओं की तरफ से अपने आप दी जाए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार की तरफ से भी इसी तरह के जो अटकलें लगाई जा रही हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनने जा रही है वो अगली एनडीए की अगुवाई में बनेगी या इंडिया गठबंधन बनाने का मौका पाएगा। तमाम चीजों को मद्देनजर राजनीति में तोल मोल शुरू हो गया है और हर राजनीतिक बिल्कुल अगर देखा जाए अखिलेश, नीतीश कुमार अगर पलट गए तो क्या तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम होगी? बिल्कुल, अभी अगर गठबंधन की जो सीटों को आंकड़ा देखा जाए तो उस लिहाज से अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों लोग पलट जाते हैं तो भी एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो सकती, क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीट और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीट जीतकर आंकड़ों में शामिल है। तो इन दोनों को भी घटा दिया तो एनडीए को बहुमत मिल जा रहा है। लेकिन अगर उसके बाद चिराग पासवान खिसक जाते हैं, उसके बाद SKM मतलब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जिसकी एक सीट है वो खिसक जाए, फिर आप कह सकते हैं कि एक नई खबर और चल रही है, मैं आपको बता दूं, चाहे इसे ब्रेकिंग के तौर पर इसे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि शिवसेना सिंधे गुट के सांसद जो जीत के आए हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में, ऐसी खबरें चल रही हैं। तो महाराष्ट्र में भी खेला होने की उम्मीद जाग गई है कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से तोड़ के लोग अलग होके शिंदे गुट की शिवसेना में गए थे, वो लोग चुनाव जीते हैं और वो उद्धव ठाकरे के साथ वापसी करने के संकेत दिए जा रहे हैं अंदर खाने से। खुलकर कोई नहीं बोला, लेकिन अंदर से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं बिल्कुल कि यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी जो है बदलाव की स्थिति नजर आ रही है, यानी कि जो अलग हुए थे वो एक बार फिर से मिलते हुए नजर आ सकते हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि अभी जो स्थिति है जो दुविधापूर्ण तो है, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी और इसी को लेकर अब सियासी हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे और इसी बीच रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। पेड़ में रस्सी से बांधकर वृद्ध की पिटाई की गई है और वृद्ध पर दबंगों ने जमकर बरसाए लाठी डंडे। वृद्ध को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए दबंग। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। बछरावा थाना क्षेत्र के ब्राह्मण खेड़ा की घटना सामने आ रही है। तो इस वृद्ध को बांधकर पीटा गया। केशवानंद ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। केशवानंद, क्या वजह रही इस वृद्ध को, बुजुर्ग को बांधकर पीटा गया? बिल्कुल केशवानंद, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वृद्ध को झाड़ियों में फेंककर ये दबंग फरार हो गए। ये दबंग आखिर कौन थे और किस वजह से इन्होंने बांधकर पीटा? केशवानंद, आपको आवाज मिल पा रही है? अपडेट क्या है? बछरावा थाना क्षेत्र के ब्राह्मण खेड़ा का है, जहां पर दबंगों ने एक वृद्ध को पेड़ से दबंगों के द्वारा जो है वृद्ध को झाड़ियों में फेंक दी करके दबंग फरार हो गए हैं। फिलहाल जब ग्रामीण गांव के बाहर जाते तब वृद्ध को झाड़ियों से निकाल कर उनके परिजनों को सूचना देते। मौके पर परिजनों ने सीएचसी ले गए, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए रायबरेली के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कर रही है। बताया जा रहा है कि दबंगों से वृद्ध से आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके कारण दबंगों ने वृद्ध की जमकर के पिटाई की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में बछरावा थाना पुलिस जुट गई है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल दबंगों ने बेरहमी से बांधकर पीटा और इसके बाद झाड़ियों में फेंककर ये फरार हो गए। अब प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है और जांच पड़ताल के बाद फिलहाल दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा। रायबरेली से यह अहम खबर सामने आ रही है। वृद्ध पर दबंगों ने जमकर बरसाए लाठी डंडे।
उन्नाव से अहम खबर सामने आ रही है। धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंका गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस क्रेन की मदद से शव को बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने मौके पर बरामद की एक बाइक और अजगैन थाना के बिचपरी गांव का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। कानपुर के 28 साल के नईम के रूप में इस मृतक की पहचान हुई है। फिलहाल शिनाख्त तो हो चुकी है और प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। उन्नाव से अहम खबर सामने आ रही है। धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। नईम के रूप में शिनाख्त हुई। तो क्रेन की मदद से शव को बाहर निकाला गया और प्रशासनिक स्तर पर शिनाख्त की गई है। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो मौके से एक बाइक भी बरामद की गई। मृतक नदीम पुत्र नईम, उम्र 28 वर्ष, जो कानपुर नगर अनवरगंज का रहने वाला है। उसकी धारदार हथियार से चोट पहुंचाया जाना पाया गया और मृतक का मौके पर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जा रहा है। मौके पर शांति बनी हुई है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे बुलंदशहर से अहम खबर। बहन पर कमेंट करने का विरोध भारी पड़ गया। तो कमेंट किया, विरोध करने पर भाई पर जानलेवा हमला किया गया और आरोपी ने कार की चाबी से जोरदार हमला किया। आपस में रिश्तेदार और पड़ोसी बताए जा रहे हैं। ये दोनों पक्ष अकीका के आयोजन में शरीक होने के लिए ये पहुंचे हुए थे दोनों पक्ष, और घायल भाई को अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है। सिकंदराबाद के बकर कस्साबान का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर बहन को लेकर कमेंट किया और इसी को लेकर आपस में विवाद हुआ। सिद्धार्थनगर से हम खबर आपको बता देते हैं। धूमधाम से मना सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। केक काटकर मनाया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ का यह जन्मदिन डुमरियागंज हिंदू भवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन्मदिन के मौके पर 52 लोगों ने रक्तदान भी किया और युवा प्रदेश प्रभारी व पूर्व राघवेंद्र प्रताप सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा मौजूद रहे। कपिल वस्तु विधायक श्याम धनी भी इस बीच मौजूद रहे। केक काटकर जन्मदिन मनाया सीएम योगी आदित्यनाथ का। बीजेपी जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान की भी मौजूदगी इस बीच रही। लखनऊ से हम खबर आपको बता दें। पूर्वांचल में चला 2 लड़कों का जादू। 27 में से 16 सीटें जीतकर एक बड़ा उलटफेर किया है। 2 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी ने पकड़ बनाई थी और इस बार इंडिया गठबंधन ने लकीर को छोटा कर दिया है। कांग्रेस ने इलाहाबाद सीट जीतकर मजबूती दी और इस बार इस क्षेत्र में बीजेपी को 10 सीटें मिली हैं। वहीं अपना दल एस को सिर्फ 1 सीट मिली है। तो इंडिया गठबंधन का कमाल। फिलहाल जहां पर बीजेपी की अच्छी खासी मजबूती देखी जा रही थी, वहां पर फिलहाल एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जो सीटें
आई है। पूर्वांचल की स्थिति का अगर जिक्र किया जाए, 27 में से 16 सीटें जीतकर एक बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। तो 2 लोकसभा चुनाव की स्थिति पर अगर नजर डालें तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बेहतर रही है और इस बार और बेहतर की उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। तो बीजेपी को 10 सीटें मिली, अपना दल को 1 सीट। इसी खबर पर संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं संवाददाता लखनऊ से। संदीप, इस बार तो देखा जाए स्थितियां बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी को महज 10 सीटें और इंडिया गठबंधन की अच्छी परफॉर्मेंस पूर्वांचल में देखने को मिली, वजह क्या रही? देखिए सोनी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम अगर पूर्वांचल की बात करते हैं तो जो पूर्वांचल में जो 2 लड़कों का जादू है वो खूब देखने को मिला है। यानी 27 में से 16 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन ने इस बार बड़ा सियासी उलटफेर किया है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके इस बार जो है इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें से पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण था। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2019 के चुनाव में 27 में से 18 सीटें जीती थी और एक अपना दल एस ने जीता था, माफ करिएगा 2 सीटें अपना दल एस ने जीता था। तो जिस तरीके से इस बार का समीकरण रहा है तो वो बिल्कुल ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आया है। वहीं अगर 2014 और 2019 की बात करते हैं, दोनों में पूर्वांचल में लोकसभा की सीटें 27 हुआ करती हैं, उनमें से 20 सीटें जीतकर एनडीए ने एक बार लकीर खींची थी और उस लकीर को अब जो है इंडिया गठबंधन ने तोड़ करके आगे निकलने का प्रयास जो है वो पूरा किया था। बिल्कुल संदीप, कहा जाए क्योंकि हर एक, चाहे पूर्वांचल का जिक्र किया जाए चाहे साउथ का, हर एक की मजबूती के लिहाज से, वैसी ही रणनीति के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहां से उतारा था। बावजूद इसके चूक कहां पर रह गई, या वो तमाम मुद्दे किन मुद्दों के आधार पर अगर बात की जाए कि स्थिति ऐसी नजर आई? देखिए, जो जनता के मुद्दे थे, जनता ने उन मुद्दों को लेकर के इस बार साफ तौर पे वोटिंग करते हुए नजर आए। सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी कि वोटर इस बार पूरी तरीके से साइलेंट हुआ करते थे और लगातार इस बात पे चर्चाएं हो रही थी कि कैसे इस बार जो है सीटों का जो टिकटों का जो मंथन होगा वो कैसे होगा और इस बार प्रत्याशी कहां पे कितने उतारेंगे। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने कितनी बार इस बार जो है अपने प्रत्याशी बदलने का प्रयास किया। पूर्वांचल की सीटों की अगर बात कर ले या फिर हम पश्चिम की बात कर ले या फिर हम जो है कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थी जहां पर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने पूरे सोच समझ के इस बार अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। कई बार उन्होंने अपने प्रत्याशियों का बदलाव किया, ये भी माना जाता है। इसके साथ ही साथ में 17 सीटें जब इंडिया गठबंधन को मिलती हैं, कांग्रेस को मिलती हैं, तो उसके बाद तो राहुल गांधी का साथ जो मिलता है उन्हें, तो वो भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होता है। पूर्वांचल की हम खास तौर पे बात करते हैं, पूर्वांचल में भाजपा का 2014 से लेकर 19 तक का जो गढ़ था उसको भेदने का काम इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर किया है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में विरोध था भारतीय जनता पार्टी का, जो साफ तौर पर नजर भी आया है 24 में। बिल्कुल, और उसी विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पूर्वांचल की स्थिति में ये 2 लड़कों का फिलहाल जादू चला है। जिस तरीके से यहाँ पर 27 में से 16 सीटें जीतकर एक बड़ा उलटफेर की तस्वीर नजर आई। बढ़ते आगे लखनऊ से हम खबर है, यूपी में बीजेपी का रहा संतोषजनक परिणाम। बीजेपी को कम सीटें, तो कार्यकर्ताओं में असंतोष यूपी में सामने आया। संगठन की कमियां, टिकट बंटवारे में मनमानी से यूपी को यह सियासी नुकसान झेलना पड़ा है। तो चुनाव जीतने के सारे जो जतन हैं, रणनीति, वो फिलहाल ये कहा जाए इन परिणामों को देखकर कि फेल होती हुई नजर आ रही है। 26 मौजूदा सांसदों की हार का बड़ा संदेश है और बड़े नेताओं के घरों में बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। तो रक्षा मंत्री की जीत के मार्जिन में भी भारी कमी देखने को मिली इस बार,
और बीजेपी की रणनीति यूपी के सियासी जमीन पर फेल होती हुई नजर आई। आधे से भी कम सीटों पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी। संदीप इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, जो परिणाम, जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, ये लगातार ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कहां कमी रह गई, जिसका खामियाजा या जो नतीजा इस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। क्या जमीनी स्तर पर ये नेता जुड़ नहीं पाए आम जनता से? तो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। 26 मौजूदा सांसदों की हार एक बड़ा आत्म मंथन का विषय है। बड़े नेताओं के हारने की वजह क्या रही और क्या वजह जो तमाम मुद्दे यहां पर हावी होते हुए नजर आए, क्योंकि इस बार देखा गया, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें जो कि वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में थे, रक्षा मंत्री लखनऊ से, तो एक अच्छा खासा मार्जिन यहां पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। बुलंदशहर से हम खबर, लोकसभा सीट से तीसरी बार जीते भोला सिंह। बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने लगाई जीत की हैट्रिक। तो 2,75,134 वोटों से जीत हासिल की है और इसे एक प्रचंड जीत माना जा रहा है। जीतने के बाद भोला सिंह ने आभार जताया है। बुलंदशहर लोकसभा सीट से तीसरी बार जीत हासिल की है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।